Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, now today's topic is acceleration due to gravity. It is represented by small g. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए बेटा, इसमें हमें जो रिलेशन बनाना है, रिलेशन का मतलब जो स्मॉल g का हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है वो एक रिलेशन से ड्राइव होगा. और वो कैसी रिलेशन है, लेट्स सी, देखते हैं. रिलेशन बिटवीन कैपिटल G एंड स्मॉल g. जो रिलेशन है कैपिटल G में और स्मॉल g में. कैपिटल G क्या था? कैपिटल G था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. एज वी नो, ग्रेविटेशनल जो फोर्स था Fg, वो क्या था? कैपिटल G प्रोडक्ट ऑफ मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर. ये हमारा पास एक फॉर्मूला था, सभी को पता है. ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था. ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला था. कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड डिस्टेंस का स्क्वायर. डिस्टेंस किसमें? इन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर. और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को, फोर्स Fg जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कैन आल्सो बी रिटन एज mg. कैन आल्सो बी रिटन एज also be written as mg. अगर Fg को mg लिख रहे हैं तो यहाँ पर भी mg लिखा जा सकता है. ध्यान से देखो, mg is equal to g mg. Fg की जगह क्या आ गया? mg. पता है ना सबको, ग्रेविटेशनल फोर्स. हम कहते हैं कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है? mg फोर्स लग रहा है नीचे, ड्यू टू द ग्रेविटी. ये कौन सा फोर्स होता है? वेट. वेट का मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. एक ये भी होता है बेटा फोर्स हमारा, जिसको तुम mg लिखते हो, ये भी ग्रेविटी के कारण होता है. इस ऑब्जेक्ट को नीचे g से पुल किया जाता है तो ये फोर्स होता है. तो ये देखो यहाँ पर g आ गया, स्मॉल g. तो यहाँ पर स्मॉल g इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने fg को क्या लिख दिया बेटा? दैट कैन आल्सो बी रिटन एज mg. mg लिख दिया. इस जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है उसको एज इट इज लिखना है, लेकिन कुछ अजम्पशंस के साथ. अब कैसी अजम्पशंस हमें करनी है, उस अजम्पशंस को देख लो एक बारी कि हमें इसके अंदर अब कौन सी अजम्पशन करनी है. ध्यान से समझना इसको बेटा. अगर मेरे को दो ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए. अब मैं क्या करता हूं, एक ऑब्जेक्ट लेता हूं अर्थ, एक ऑब्जेक्ट है अर्थ, ठीक है. अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है कुछ भी ले लो, जैसे ये चौक है या हम है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है अर्थ के ऊपर. तो अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे भी हो सकता है ये वाला ऑब्जेक्ट. ध्यान से समझ लो इस चीज को. ये वाला ऑब्जेक्ट बिल्कुल अर्थ के सरफेस पे भी हो सकता है या कुछ हाइट पर भी हो सकता है यहाँ. ठीक है. अब अर्थ का जो डिस्टेंस है कैपिटल R से ले रहा हूं मैं. कैपिटल R का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ. कैपिटल R लो नीचे छोटा सा e लिख देते हैं, आर ई.
आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ द अर्थ, और उसके बाद हम कहते हैं कि हमें, और इसका जो मास है बेटा, मास जो है अर्थ का वो है कैपिटल एम ई, दैट इज द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है वो है स्मॉल एम, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज द स्मॉल एम। एम ई क्या है, एयर एम इज द मास ऑफ द अर्थ जो फिक्स होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई। अब अजम्पशंस कहां पे लगनी है वो अजम्पशन सुन लो एक बार बेटा। हम क्या कहते हैं कि ये जो अगर दो मास हैं, दो ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, एक ऑब्जेक्ट तो अर्थ इटसेल्फ, ऑब्जेक्ट अर्थ खुद है, और दूसरा उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट है। अब उन दोनों के मास में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें निकालना है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, उसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब दो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक मास तो अर्थ का हो गया एम ई, और एक मास ऑब्जेक्ट का हो गया एम। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो गया उसका स्क्वायर करना है। तो हम कहते हैं डिस्टेंस इसमें लिया जाता है सेंटर टू सेंटर, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक। तो मैं ये थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर यहाँ पर ऐड करूंगा, या फिर अगर ये वाला ऑब्जेक्ट मान रहा हूं मैं, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मान रहा हूं, तो ये वाला डिस्टेंस ऐड करूंगा। तो आंसर है नहीं। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो h है, ये h अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। अप्रोक्सीमेटली 0 का मतलब समझना क्या है, किसके कंपैरिजन में वो 0 है, अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में वो बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। या तो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सरफेस के ऊपर पड़ा है तब तो कोई डिस्टेंस मालूम ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर भी है, बहुत ज्यादा हाइट नहीं, नॉर्मल थोड़ी सी हाइट, जैसे लगा लो कि 50-100 फुट ऊपर हो गया ऑब्जेक्ट, तो अगर ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पर भी है तब भी हम कहते हैं कि ये हाइट बहुत नेग्लिजिबल है एज कंपेयर विद द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हम इस हाइट को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम डिस्टेंस लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस लेना है अर्थ के केस में, जिसमें अर्थ खुद एक ऑब्जेक्ट है, तो वो रेडियस ऑफ अर्थ लेते हैं। मतलब उस हाइट को रेडियस ऑफ अर्थ प्लस दैट हाइट को ऐड नहीं करना। क्यों नहीं ऐड करना, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ में अगर थोड़ी सी अमाउंट को तुम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली सब कुछ सेम रहेगा। इसलिए जो छोटी सी हाइट्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी हाइट्स होती हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। हाँ, बाद में क्वेश्चन आएंगे, अगर हम बहुत ज्यादा हाइट पर चले जाएंगे तब स्मॉल चीज के अंदर क्या चीज आएगा, वो इसके बाद का स्टेप है। तो एक बार इस स्टेप को समझने की कोशिश करना। क्या स्टेप समझाने की बात कर रहा हूँ कि जो अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस लोगे, ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है तो इसको रेडियस के साथ ऐड नहीं करना, इसको नेग्लेक्ट कर देना। ठीक है, तो बेटा मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना। ये फॉर्मूला क्या बनेगा, एफ जी तो एज इट इज रहेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब इन दोनों मासेस में एक मास तो अर्थ का हो जाएगा कैपिटल एम ई, और एक मास हो जाएगा ऑब्जेक्ट का एम। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो वाली हाइट नहीं लेनी। ठीक है, सिर्फ क्या लेना, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर हो गया। तो यहां पर लिख लेना फोर्स बिटवीन एफ बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये फोर्स किसके बीच में, अर्थ में और ऑब्जेक्ट में, इसके पता चल जाएगा। हियर एम इज द मास ऑफ द अर्थ, हियर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ये डायग्राम में बना लेना, दिस इज द मास ऑफ अर्थ, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, एक मास ऑफ अर्थ हो गया। ठीक है, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायग्राम साथ ही बना लेना चाहिए। पोजीशन कोई भी ले सकते हो, ये वाली पोजीशन हटा दो चाहे, कुछ हाइट में दिखा दो, लेकिन ये हाइट कैसी होगी, नेग्लिजिबल हाइट होगी, अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, यहां पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे।
जैसे ही इसको कैंसिल आउट करेंगे हमारा फॉर्मूला आ जाएगा हमारे लिए। और फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर देखो, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, जी है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों? ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। जी क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमें सब पता है। अब बेटा स्मॉल जी प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज हो जाता है। अर्थ के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ कुछ और है, मून पे चले जाएंगे कुछ और होगा, जुपिटर पे चले जाएंगे कुछ और होगा। अब तुम्हारे से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ जुपिटर निकाल कर दिखाओ, निकाल दोगे? तो तुम कहोगे हम निकाल देंगे, लेकिन हमें जुपिटर का मास बता दो और रेडियस बता दो। अगर मुझे किसी प्लेनेट का मास और किसी प्लेनेट का अगर रेडियस पता है तो मैं उस प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकता हूं, क्योंकि ये जो जी है ये जी कांस्टेंट होता है, ये तो सेम रहेगा हर जगह। सिर्फ जैसे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का है तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे मास ऑफ मून और रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर होता तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू मून आ जाता। ठीक है, तो ये किसके कारण आ जाता? मून के कारण। तो तुम्हें किसी भी प्लेनेट का अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने को आता है तो बेटा ये मास और रेडियस उसका तुम्हें पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट बेटा सबको क्लियर हुआ। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द स्मॉल जी? स्मॉल जी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी की डेरिवेशन कहां से करते हैं? रिलेशन के साथ करते हैं, रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड द स्मॉल जी। ठीक है, हमें पता होगा फार्मूला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है, और हम इसको फोर्स को क्या लिख सकते हैं? mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमें दोनों को रिलेट करना है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लिखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स लिखना है, वो किसके बीच में लिखना है? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लिखना है, और उसकी हाइट को क्या रखना है? अप्रोक्सीमेटली 0 रखना है एज कंपेयर्ड विद द r। तो चाहे तुम लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना इस पॉइंट को बेटा, एक लास्ट में नोट बना के इस पॉइंट को जरूर लिख लेना। नोट बना के क्या लिखोगे इस पॉइंट को? ध्यान से समझो इस चीज को बेटा। नोट बना के ये लिखो कि यहाँ पर देखो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कट हो चुका है, तो इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पे मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है। तो ये नोट करके लिख लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ तक ये बेटा कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई तुमसे पूछ लेता है कि हमने एक हैवी ऑब्जेक्ट को और एक काफी लाइट ऑब्जेक्ट को नीचे गिरा दिया, तो क्या दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंच जाएंगे? सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे? अगर मैंने सेम हाइट से दो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट को गिराया, ठीक है, एक हैवी है और एक लाइट है, क्या वो दोनों सेम टाइम पे स्ट्राइक करेंगे अर्थ पे? क्यों? उन दोनों का जो नीचे जाने की एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन सेम होगी। कितनी होगी? gme/re का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन है वो दोनों के लिए सेम है, तो हम कहेंगे यस बिल्कुल सेम टाइम पर वो स्ट्राइक करेंगे। बट कंडीशन लग जाएगी क्या? इन द एब्सेंस ऑफ एयर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर वो ये काम कर सकते हैं। अगर एयर में करेंगे तो लाइट ऑब्जेक्ट धीरे धीरे नीचे आएगा, हैवी जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होती है वहां पर। तो एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, एयर नहीं होनी चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। तो वैक्यूम के केस में दोनों सेम टाइम पर स्ट्राइक करेंगे ऑन द अर्थ। ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अगर बेटा इसमें कैपिटल जी की वैल्यू फिल कर देते हो, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रखते हो, और उसके बाद इसमें तुम रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रखते हो, जी की वैल्यू रख दी, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दी, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू रख दी। सबकी वैल्यू रखने के बाद जो स्मॉल जी की वैल्यू आती है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है। ये सबको पता लिख लेना। वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबको पता है यहाँ तक?